बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में वेक्टर को रिज़ॉल्व करने का मेथड डिस्कस करेंगे। ये भी आपने मैट्रिक में देखा होगा, लेकिन ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का भी हिस्सा है। दैट्स वाई जो ज़हीन बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका कॉन्सेप्ट पहले से बिल्डअप नहीं है तो उनका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम वेक्टर को रिज़ॉल्व क्यों करते हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर को रिज़ॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम वेक्टर को आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें दूसरे वेक्टर के साथ। तो वेक्टर को रिज़ॉल्व करने से उसके कंपोनेंट्स निकल आते हैं। एक वेक्टर होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स रिज़ॉल्व करने से निकल आते हैं। जैसे एक मशीन के पुर्जे निकल आते हैं, तो बाद में उन पुर्जों को आप जोड़ सकते हैं किसी और तरह के पुर्जों के साथ भी, और आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ न्यू बना सकते हैं आप। तो इसलिए हम वेक्टर को रिज़ॉल्व करते हैं। तो मसलन ये एक वेक्टर है, हम एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर ए ले लेते हैं, वरना आप एफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक एंगल थीटा बना रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि वेक्टर है तो ज़ाहिर है इसकी डायरेक्शन होगी। तो अब हम इस वेक्टर को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। आप मोशन इन टू डायमेंशन, करीब एक चैप्टर आएगा, आप देखिएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कितना फ़ायदा होता है। वेक्टर को रिज़ॉल्व किए बिना वो सॉल्व नहीं होते वो प्रॉब्लम्स। तो वेक्टर को रिज़ॉल्व करने से उसके कंपोनेंट निकल आते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और उन टुकड़ों को जोड़ के आप नई क्वांटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर को रिज़ॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें हम सबसे पहले ऊपर से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं, एक शेडो सा बनेगा नीचे, ठीक। और ये एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ट्रायंगल को मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए। मैं इसको कह देता हूँ ए बी सी। मैंने वेक्टर का नाम भी ए रखा हुआ है, लेकिन उस पर एरो है और इस पर एरो नहीं है, इसलिए फ़र्क पता चल जाएगा। ओके, तो अभी एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गई। ये कौन सी ट्रायंगल है? ये ऑफ कोर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल्स बहुत आसान होती है सॉल्व करने में। एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, उसका एक बेस होती है, और एक हाइपोटेन्यूस। और आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैंने आपको ये रिवाइज करवा दी है। हो सकता है आपको, आप में से कुछ बच्चों को ये पॉइंट मिस हो गया हो, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री हियर। तो अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इसको ड्रॉप करने से, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने से बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मसलन ये मेरा पेन एक वेक्टर है, अगर मैं इसको एक एंगल पे प्लेस करता हूँ तो नीचे एक शेडो बन रहा है। तो ये शेडो इसका एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है, और ये जो इसकी हाइट है ये वाई कंपोनेंट के बराबर होती है। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से देखूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका, अगर थीटा यहाँ पे है, अगर मैं थीटा को यहाँ कंसीडर करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और मेरा ओरिजिनल जो पेन है वो हाइपोटेन्यूस होगा। तो एक्स कंपोनेंट शेडो के बराबर होता है, वाई कंपोनेंट उसकी हाइट के बराबर होता है, जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करने से हमें कुछ रियल वैल्यूज़ भी मिलती हैं। जैसे यहाँ अगर मैं इस वक्त इस पेन का शेडो फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक, तो मैं बिल्कुल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बातें करने से ज़्यादा आसान है इस काम को करना जो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स वो ट्रायंगल का बेस है, और बेस के लिए कॉस थीटा होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ए एक्स है, हाइपोटेन्यूज ए है, therefore तो आप सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, ए को उधर भेज दें, तो आपका ए एक्स हो जाएगा ए cos थीटा, दैट इज योर एक्स कंपोनेंट। अब आप वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई फाइंड आउट करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ABC sin theta is equal to perpendicular on hypotenuse, और आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे बराबर है ए वाई के, ए वाई, और आपका हाइपोटेन्यूज बराबर है ओरिजिनल वेक्टर ए की। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है एच वाई, ओके। तो देन लेट्स पुट दीज वैल्यूज। sin theta is equal to ay upon original vector a. Let's manipulate this equation. A sin theta. Now arrange a sin theta. ay is equal to a sin theta. ax is equal to a cos theta. इस तरह हम इस एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके रियल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेंसिल 10 सेंटीमीटर की है और अगर ये 30 डिग्री एंगल पे मैंने प्लेस की हुई है, तो इसका शेडो कितना होगा? 30 पे तकरीबन जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 86% होती है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है तो इसका मतलब इसका जो शेडो है वो, मैं इसको 86% को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.866 को मल्टीप्लाई करूँगा अगर 10 से, तो इसका मतलब इसका शेडो 8 सेंटीमीटर का होगा। ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है। अगर इसकी वैल्यू 10 है और ये कॉस थीटा 30 पे है, तो 30 पे 86% होता है। इसका मतलब 0.866 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8.6 सेंटीमीटर का शेडो होगा। ये इक्वेशन बहुत कमाल की इक्वेशंस होती हैं। ये हमें रियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देती हैं, असल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देती हैं। ये जो बनाई गई है सारा हमने चंद लकीरों से एक चीज़ बनाई है, लेकिन ये हमारी असल दुनिया को डिफ़ाइन करती है। इसी तरह ए वाई साइन थीटा, आपने एक सीढ़ी लगा दी दीवार के साथ, ठीक, और सीढ़ी अगर 10 मीटर की है और आपने वो 45 डिग्री के एंगल पे रखी है, तो सीढ़ी दीवार पे कहाँ पहुँचेगी? सीढ़ी दीवार पे कहाँ पहुँचेगी, क्या आप बता सकते हैं? पहले से आप नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन बहुत आसान है। साइन थीटा 45 डिग्री पे 0.707 होता है, यानी 70% वैल्यू देता है। इसका मतलब 7.07 मीटर तक पहुँचेगी। तो दैट्स वेरी इजी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे। देखिए
how we use them. Sine 70 sorry sine 45 डिग्री 0.707, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो 7.07 मीटर में पहुँचेगी। कितना आसान है। सो दैट्स वाई ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल है ये इक्वेशंस। और इसी तरह अगर सीढ़ी आप 60 पे पहुँचा लेंगे तो ये 86.6% हो जाएगा इस तरह, फिर 8.6 सेंटीमीटर पे पहुँचेगी। तो दैट्स वाई ये जो इक्वेशंस हैं इस तरह यूज़ होती है। मोशन इन 2 डायमेंशन में आप देखिएगा कि किस तरह यूज़ होंगी इक्वेशंस और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ लिया होगा और आपको इन इक्वेशंस का थोड़ा सा मैंने यूज़ का आइडिया दिया। हम रियल इक्वेशंस रियल सिनेरियो में जब रियल न्यूमेरिकल्स में हम इनको सॉल्व करेंगे आपको इनका कॉन्सेप्ट उनका यूजेज और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। हम कैसे इन टुकड़ों को जोड़ के एक नया वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।